एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में अभी कोर्स कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो उनके पेपर नंबर 5 में पूछे गए हैं। और पेपर नंबर 5 आपका कैरिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास आपका पेपर है। उसमें लास्ट 5 इयर्स में जो बार बार आपके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं या बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम लोग जानेंगे और मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों को एग्जाम के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए उसको अटेम्प्ट करना है या प्रिपेयर करना है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि आप कितनी देर तक क्लासेस को सुनते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे नोट्स आप लोगों को जो भी आपके सभी कोर्सेज से संबंधित है, वेदर डिप्लोमा, बीएड या एमएड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके विषयों के आईडीडी, एचआई, वीआई या फिर हम एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी में जो कोर्स कर रहे हैं, अपने विषयों के जो भी आपके नोट्स हैं उनको पाने के लिए प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन्होंने यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, प्लीज आप अदर स्टूडेंट्स को भी लिंक को शेयर कर दीजिए, सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी क्लासेस का और मेरे जो भी नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा रही हूँ, उनका बेनिफिट ले पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने पेपर पैटर्न पे भी वीडियो बनाया है। डिप्लोमा जो आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि फर्स्ट जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं फर्स्ट सेक्शन में, तो आपके 5 मार्क्स से रहते हैं, यानी 1 मार्क्स का आपका हर क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको फुल फॉर्म्स आप लोगों से पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग 5 आपके फुल फॉर्म्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको जानेंगे, और आगे भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सभी विषयों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। आप पुराने जो आपके प्रीवियस मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर्स हैं फाइनल के, उनको सॉल्व करके बताऊंगी। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से फुल फॉर्म्स हैं जो आप लोगों से पूछी जाती है। फर्स्ट वन इज CCE। CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस को जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि मैम हम लोगों को इंग्लिश में हार्ड लगता है, तो हिंदी में भी अगर आप लोग फुल फॉर्म्स को लिखते हैं देन आपको पूरा 1 मार्क मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कटते हैं, आपका कमांड होनी चाहिए, आप जो भी लिखो वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कोई भी चीज को मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं लिख रहे हैं या रिलेवेंट नहीं होता है, तो उस स्थिति में आपको मार्क्स नहीं मिलते। अदरवाइज स्पेसिफिक रहता है तो आपको हिंदी वेदर आप इंग्लिश मीडियम के आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। कॉन्टिन्यूअस को हम लोग क्या बोलते हैं? सतत और विस्तृत मूल्यांकन। एंड इसके बाद में हमारा आता है AAC। AAC को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव एंड आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन। अल्टरनेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकल्पिक और संवर्धन संप्रेषण। These are the most important full forms. प्लीज आप इन फुल फॉर्म्स को एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, यूं ना हो कि आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना करके जाएं। एंड नेक्स्ट इज आइडिया। आइडिया की भी आप लोगों को फुल फॉर्म पूछी जाती है। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एक्ट। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1975। आप लोगों को समटाइम ये पूछा भी जाता है कि आइडिया एक्ट कब आया या कब इम्प्लीमेंट किया गया, तो 1975 में।
इसके बाद में जो नेक्स्ट आप लोगों को से फुल फॉर्म पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, कि PECS। इंग्लिश में आप लोगों को इसलिए बोला जाता है बिकॉज आप लोग जब देखते हैं अल्फाबेट को तो आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, वो क्लिक कर जाती है कि क्या P से क्या डिनोट होता है, E से क्या डिनोट होता है, इसीलिए आपको इजी रहे इसीलिए इंग्लिश में बोला जाता है। पिक्चर एक्सचेंज, E से क्या है एक्सचेंज, एंड C से कम्युनिकेशन सिस्टम। फॉर ऑटिज्म, ऑटिज्म बच्चों के लिए हम लोग इसको यूज में लाते हैं। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ऑटिज्म, ऑटिज्म बच्चों के लिए हम लोग इसको यूज में लाते हैं। तो ये तो हमारी कुछ फुल फॉर्म थी। इसके बाद में हम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो ओटी। ओटी आपका एक तो ऑक्यूपेशनल टाइप ही होता है, लेकिन जब करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं तो इसमें आता है हमारा ऑनलाइन टीचिंग। आप सभी स्टूडेंट्स यदि क्लास को सुन रहे हैं तो प्लीज कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप नोट डाउन अगर कर लेते हैं तो आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, और डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके फाइनल एग्जाम में, ऑनलाइन टीचिंग। एंड इसके अलावा आप लोगों को जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का हम लोग अंग्रेजी रूपांतरण क्या है। तो पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, करिकुलम। पाठ्यक्रम का अंग्रेजी रूपांतरण मीनिंग क्या है इसका ना, तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, करिकुलम बोला जाता है, या हम लोग कहते हैं कि कोर्स इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका मीन क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रथ मार्ग या फिर रास्ता। सिंपल सी चीजें हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वे यानी कि रास्ता। जब भी हम करिकुलम हम लोग क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि एक करिकुलम के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट को पढ़ाना है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, रथ मार्ग या फिर रास्ता। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म्स में। इसके बाद में आप लोगों को 5 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप लोगों को 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के आप लोगों को क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, जिसमें आप लोगों को क्या, पाठ्यक्रम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की परिभाषा आप लोगों से पूछी जा सकती है कि परिभाषा। एक चीज मैं सभी स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं, स्टूडेंट्स का मानना ये रहता है कि मैम हमने तो पूरा पेपर किया था बट हम लोगों को फुल मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिलते हैं, अगर आप लोग ऑथर का नेम, जिस भी ऑथर ने, लेखक ने दी होती है जो डेफिनेशन, उसको नहीं लिखते हैं तब भी आपके मार्क्स कटते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ भी अपने मन से डेफिनेशन बना देते हैं, तो उसकी वजह से आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। यदि आप लोगों ने डेफिनेशन को पढ़ा है, परिभाषा पढ़ी है, तो प्लीज आप ऑथर का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, और जिस भी ईयर में दी हुई है उसको भी आप लोग मेंशन करिएगा। सो आज की हम लोग जो पाठ्यक्रम की परिभाषा है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी मैं आपको। JFK के अकॉर्डिंग, AC का मतलब होता है अकॉर्डिंग, या आप लोगों को पूरा ही कर देती हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू JFK। इंग्लिश में इसीलिए बताऊंगी बिकॉज हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश के भी रहते हैं, तो बाइलिंगुअल यदि जाते हैं तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं क्लियर होगा कि किस तरह से परिभाषा को लिखना है। आप लोग अपने जो नोट्स दिए हुए हैं उनमें भी आप लोगों को ये डेफिनेशन मिल जाएगी, बुक्स में भी। सो JF खेर क्या कहता है कि करिकुलम ऑल द लर्निंग or activities which is
plan and guided by a teacher, whether it is carried in a group, in individually लिख सकते हैं आप, in individually or in a group, and outside or inside of classroom. हिंदी में क्या बोला गया है? जेएफ खेल क्या बोलते हैं? ऑल द लर्निंग या फिर एक्टिविटीज, कोई भी जो अधिगम संबंधी क्रियाएं हैं, वेदर विच इज प्लान एंड गाइडेड बाय, कौन उसको प्लान करता है, योजना कौन बनाता है और निर्देशित कौन करता है? एक टीचर करता है. वेदर इट इज कैरिड इन अ, हम लोग कह सकते हैं कि वेदर इट इज कैरिड इन इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से, या फिर इन अ ग्रुप समूह में भी उन एक्टिविटीज को करवाया जा सकता है. आउटसाइड और इनसाइड ऑफ क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष के भीतर भी, जब भी हम पाठ्यक्रम संबंधी जो एक्टिविटीज को लेते हैं, करिकुलर प्लस को करिकुलर यानी कि जो शैक्षणिक एरिया से संबंधित होती है वो होती है हमारी जो करिकुलर एक्टिविटीज, और को करिकुलर एक्टिविटीज होती है जो मनोरंजन संबंधी या फिर हम लोग होते हैं कि जो खेलकूद संबंधी हमारी एक्टिविटीज रहती है, तो उनको कहाँ कंडक्ट कराया जाता है? आउटसाइड ऑफ क्लासरूम. और इनसाइड ऑफ क्लासरूम जो कि हमारे रिलेटेड रहती है एकेडमिक एरिया. सो ये तो हमारे इंग्लिश में थी परिभाषा. अब हम लोग हिंदी में जानेंगे कि जेएफ खेर क्या कहते हैं कि वो सभी अधिगम संबंधी क्रियाएं जो कि एक शिक्षक द्वारा तैयार यानी प्लान हम लोग कहते हैं तैयार और निर्देशित की जाती है, ये क्रियाएं. अब इनका क्या बोला गया है कि इंडिविजुअली व्यक्तिगत या समूह में कक्ष के भीतर अथवा बाहर संपन्न करवाई जाती है, ऐसे लिख सकते हैं, करवाई जाती है या करवाई जाती है. अब ये क्या बोला है कि शिक्षक के द्वारा तैयार की जाती है, वेदर इट इज कैरिड, ये क्लासरूम के इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से भी, ग्रुप में भी करवाई जाती है, एंड कक्षा कक्ष के भीतर और कक्षा कक्ष के बाहर भी ये करवाई जाती है. तो ये परिभाषा है, इसको आप लोग बुक्स में भी आप लोग अपनी अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं. 2 मार्क्स का आप लोगों को ये पूछा जाता है, तो स्पेसिफिक आपकी जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर उसको आपने लिखना रहेगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये पूछी जाती है आप लोगों के. ये तो हमारा फर्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. अब इसके बाद में जो सेकंड हमारा रहता है वो है सेल्फ एडवोकेसी, जिसको हम लोग क्या होते हैं, स्व वकालत. वकालत एडवोकेसी क्या होता है कि अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना ना. तो अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना. व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो इन स्टूडेंट्स को क्या होता है कि अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि अवेयरनेस ना होने की वजह से क्या होता है, अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं. तो जो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं या
हम लोग ऑटिज्म बच्चों की बात करते हैं या वेदर हम लोग 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हम इन बच्चों को स्व वकालती यानी सेल्फ एडवोकेसी कि इनके अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन शोषण ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें, इन स्टूडेंट्स को बताएं कि इनके भीतर क्या कौन सी ताकतें हैं और किस तरह से क्या क्या इनकी जरूरतें हैं उनको समझे ये, और इनके जो भी हम लोग कह सकते हैं कि कानूनी संबंधी जो भी जानकारी होना या फिर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना, वो सब चीजों के लिए हम लोग इनको तैयार करें। तो स्व वकालत में होता है कि जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं वो अपने अधिकारों को जाने कि उनके अधिकार क्या क्या है, कानून की व्यवस्था को जाने कि कहाँ अप्रोच करना है, और अगर इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरह का शोषण हो रहा है तो किस तरह से संवाद करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे इनको मतलब अपनी बात को आगे रखना है, तो वो हमारा क्या आता है, स्व वकालत आ रहा है। अब इसी के साथ ही साथ सेल्फ एडवोकेसी के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है ऑनलाइन टीचिंग यानी कि बेनिफिट्स ऑफ, अब इस पे पूछा जा सकता है पेपर में, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग हम लोग या ऑनलाइन हम लोग बात करते हैं शिक्षण के लाभ आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोग अभी ऑनलाइन अगर टीचिंग की बात करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को एजुकेशन दे रही हूँ, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है कि आप डिस्टेंस मोड से भी या घर बैठते हुए भी दूरस्थ हम लोग बोलते हैं कि एरिया में बैठते हुए भी आप एजुकेशन को ले पा रहे हैं, और इसमें जो आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, वो भी आपका बहुत ही कम रहता है। तो लो कॉस्ट पे या चीप कॉस्ट पे हम लोग एजुकेशन को ले पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कह सकते हैं, दूर बैठे एजुकेशन को ले पा रहे हैं। और नई नई हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अभी नई नई चीजें, जो भी सिनेरियो में चेंजेस आ रहा है, वो सब हम लोग जान सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग अपने पेस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हमें, जैसे हम लोग कहीं ऑफलाइन अगर एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो हम लोगों को एक्सपेंसेस भी बहुत, जाने आने का खर्चा रहता है, टाइम भी हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट्स जब ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं तो उसमें क्या है, वो होल डे जब भी उनको लग रहा है अपने पेस के अकॉर्डिंग अपने जो एजुकेशन ले सकते हैं वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या विदाउट एनी हाई एक्सपेंसेस। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। आप सभी स्टूडेंट्स को कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि राइट डाउन वेरियस 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी अधिगम अक्षमता के प्रकार। अधिगम अक्षमता के प्रकार में हमारे कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स, वो बहुत बारी ऐसे लिख देते हैं कि पढ़ने में कमजोर होना, लिखने में कमजोर होना। तो लेमन भाषा में हमें नहीं जाना है, जब टाइप्स पूछा है तो हमें स्पेसिफिक जो टाइप्स के जो टर्म्स हैं उनको यूज में लाना है, जैसे डिसलेक्सिया के बाद में डिस्ग्राफिया, इसके बाद में डिसकैल्कुलिया, डिस जहां मतलब जुड़ता है तो मतलब कि अक्षम होना है ना। एंड फोर्थ वन इज डिसकैल्कुलिया के बाद में हमारा आता है डिस्फेसिया। डिसलेक्सिया हमारे कौन से प्रॉब्लम आती है बच्चे को, जो भी बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, मतलब कि पढ़ने संबंधी समस्या, इन स्टूडेंट्स को क्या रहती है, हम लोग रीडिंग प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं कि इनको पढ़ने में इनको प्रॉब्लम आती है, यानी कि जब भी इनको कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत क्लोज अपने पास में लाकर के बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, वोकैबुलरी है, बहुत लिमिटेड रहती है। शब्दावली हम लोग जिसको कहते हैं हिंदी में, तो बहुत ही लिमिटेड रहती है। वर्ड्स को क्लियर नहीं बोल पाते हैं, मात्राओं को भी इनको जानकारी नहीं होती है। मात्राओं का सही हम लोग कह सकते हैं
कि यूज नहीं कर पाते हैं, कैसे उनको मात्राओं को मिला करके या शब्दों को मिला करके वर्ड्स को पढ़ना है, उसको इनको पढ़ना नहीं आता है। एंड इसके बाद में डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया इज जो हम लोग कहते हैं लिखने संबंधी समस्या, लिखने संबंधी राइटिंग प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं। लिखने में भी हम लोग अगर हम इन बच्चे को कोई भी टास्क को दे रहे हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत लंबा टाइम लेते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं उस जो भी पैसेज हमने दिया उसको लिखने के लिए, और आप इनको अधिक टाइम देने पर भी ये क्या ऑन टाइम आपको काम करके नहीं देंगे। जब आप इनके आगे अगर नोटबुक को भी रख रहे हैं और वहां से कॉपी करने के लिए भी बोलते हैं तो क्या बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। यू कांट इवन एबल टू रीड अ सिंगल वर्ड, आप इनका जो लिखा हुआ एक शब्द को भी आप क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे, इनकी राइटिंग इतनी पुअर रहती है। एंड डिस्कैलकुलिया जो हम लोग अर्थमेटिक हम लोग कह सकते हैं कि मैथ्स के एरिया में इनको प्रॉब्लम रहती है, गणित संबंधी समस्या। गणित में हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनको साइंस को लेकर के, जैसे सिंपल सा है प्लस माइनस का है ना, तो इनमें इनको मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको दिक्कत रहती है। और इनको अगर हम लोग बात करते हैं मैथ्स के एरिया में तो 6 और 9 में कंफ्यूजन इनको रहता है, 3 और 6 में इनको प्रॉब्लम रहती है। इस तरह से लिखने में भी जैसे मैंने बोला तो ये बच्चे क्या करते हैं, बी और हम लोग डी में कहते हैं, तो इनको दिक्कत रहती है, उनको क्लियरली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बी कौन सा है, डी कौन सा है, पी कौन सा है और क्यू कौन सा है। पी और क्यू में भी इनको डिफरेंशिएट करने में इनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैथ्स के एरिया में मैंने क्या बोला कि इनको साइंस को लेके प्लस माइनस का है या हम मेंटल कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसमें भी इनको क्या रहती है, दिक्कत रहती है। डिस्पेसिया हम लोग कहते हैं भाषाई संबंधी समस्या। जो भी हमारे लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, उनको किस में दिक्कत रहती है, भाषा, यानी कि इनकी स्पीच है जो वो पुअर रहती है, बहुत ही इनकी पुअर लिमिटेड हम लोग कह सकते हैं वोकैबुलरी रहती है। कोई भी शब्द ये बोलते हैं तो वो आप क्लियरली उसको पता नहीं कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो इनको भाषाई संबंधी जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्फेसिया। तो आप लोग स्पेसिफिक टर्म्स को प्लीज आप यूज में लाइएगा जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग इसके बाद में जानेंगे कि आईईपी क्या है और कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आईईपी, राइट डाउन इट्स कंपोनेंट्स in detail। लेंथी क्वेश्चंस में आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर तो आपको व्हाट डू यू मीन बाय आईईपी आता है तो 2 मार्क्स में आपको लिखना है कि आईईपी क्या है। अगर आप लोगों को इसके कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं, इट मींस आपको उसको डिटेल में बताना रहेगा। यानी कि व्यक्तिगत, आईईपी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, इसके विभिन्न घटकों को विस्तृत रूप में लिखें। आपको लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए आपको डिटेल में इसको इलैबोरेट करना रहेगा। अगेन आई रिपीट, अगर आपको ओनली मीनिंग पूछा जाता है तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। अदरवाइज आपको अगर कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं तो आप उसको जैसे मैं बताऊंगी उस तरह से आपको इलैबोरेट करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईईपी क्या है। आईईपी फुल फॉर्म में हम लोग यदि बात करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने ये फुल फॉर्म में इसीलिए नहीं लिया बिकॉज आई नो कि आप लोगों के ये क्या है क्वेश्चन में मैं बताऊंगी। तो आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आप लोगों को फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है। अब व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, हम लोग सिंपल से हिंदी भाषा में कह सकते हैं यह एक ऐसा लिखित प्रारूप है जो कि एक शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। 1975 में सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया था, यानी कि यूज किया गया था जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, या ऑलराउंड डेवलपमेंट हम लोग कह सकते हैं कि सार्वभौमिक विकास के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट हम कह सकते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, हर तरह के हम लोग ओवरऑल सभी एरिया में बच्चे का विकास करने के लिए व्यक्तिगत तौर से शिक्षण हम लोग शैक्षणिक कार्यक्रम को तैयार करते हैं। अब हम लोग अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय योर टीचर, कि ये क्या है, एक लिखित प्रारूप है जिसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, एक टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसको तैयार किया जाता है। और इसका उद्देश्य जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि बच्चों में सार्वभौमिक विकास करना, जो भी बच्चे हमें लगता है कि पिछड़े हुए बच्चे इन द सेंस कि जिनको पढ़ने लिखने संबंधी समस्याएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनके लिए हम लोग कह सकते हैं जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको फिर दोबारा से मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लेकर के आना क्या है हमारा आईईपी का उद्देश्य है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके उद्देश्य के साथ ही साथ कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एग्जाम में प्रैक्टिकल में आप लोगों को फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और कंपोनेंट्स भी आप लोगों को पूछा जाता है कि कितने कंपोनेंट्स इसके घटक हम जिसको बोलते हैं ऑफ आईईपी। तो मेनली इसके 2 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम लोग पार्ट बी हम बोलते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी, भाग अ और भाग बी हम लोग बोलते हैं ब। सबसे पहले हम पार्ट ए में जानेंगे। तो पार्ट ए में आप लोगों को अगर इन्होंने कंपोनेंट्स को पूछा तो डिटेल में कैसे लिखना है। फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक डेटा, भाग अ हम लिख लेंगे। अब डेमोग्राफिक डाटा में आप सब स्टूडेंट्स को मैं डिटेल में बता रही हूँ और अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चंस को आपको बुक्स से भी अगर फॉलो करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। डेमोग्राफिक डाटा हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठभूमि आंकड़े या पृष्ठभूमि संबंधी आंकड़े आप लिख सकते हैं। पृष्ठभूमि संबंधी आंकड़े क्या है कि बच्चे से संबंधित हम लोग आंकड़े एकत्रित करेंगे जिसमें बच्चे का नाम आ जाएगा, नेम है ना, बच्चे का हम लोग कक्षा लिख सकते हैं, बच्चे का हम लोग पेरेंट्स का भी आ जाएगा, आपका माता पिता का नाम, पिता नाम, व्यवसाय हम लोग लिख सकते हैं कि व्यवसाय में आपका क्या आ रहा है, जो आपका बच्चा है उसका व्यवसाय भी लिख सकते हैं, जिसमें आपके माता पिता का भी लिखेंगे प्लस आप बच्चे का भी लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में भी हम लोग जन्म तिथि हम लोग लिखते हैं, जन्म तिथि है। आईईपी डेट आप लोग लिख सकते हैं कि आप किस दिन से उसको आईईपी करवा रहे हैं, वो डेट आप लिख सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग नेम आप अपना भी लिख सकते हैं। तो ये तो डेमोग्राफिक डाटा है। डेमोग्राफिक डाटा में पूरी पृष्ठभूमि, किस तरह की फैमिली से बच्चा बिलोंग कर रहा है, तो वो सारी चीजें आप लिख लेंगे कि बच्चे से संबंधित इंफॉर्मेशन को जानने। अब सेकेंड हम लोग इसी में डेमोग्राफिक डाटा के बाद पार्ट ए में ही हमारा क्या आता है, एसोसिएटेड कंडीशन। एसोसिएटेड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, संलग्न दशाएं हम बोलते हैं इसको। अब
एसोसिएटेड कंडीशन में क्या आता है कि बच्चे को, अगर बच्चा आईडीडी है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, बौद्धिक क्षमता से ग्रसित है, उसके साथ में बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्या बच्चा डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। मतलब एक प्रॉब्लम के साथ में कोई बच्चे को अगर दूसरे किसी तरह से हमें लग रहा है कि कंडीशन है, तो आप देखेंगे एडीएसडी तो नहीं है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तो नहीं है, तो वो एपिलेप्सी का, बच्चे को एपिलेप्सी, मिर्गी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ते हैं। एडीएसडी का मतलब क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म भी। कि अब डाउन सिंड्रोम बच्चा है कहीं, वो तो नहीं है, तो जो भी आपको लग रहा है वो हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, जो लिखेंगे। अब इसके संलग्न में जो हमारी दशाएं हैं, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है असेसमेंट ऑफ करंट लेवल। अब वर्तमान स्तर का पार्ट ए में ही आ रहा है, स्तर का आंकलन। इसमें आपका क्या रहता है कि आप जब भी बच्चे का आंकलन करेंगे तो हम लोग किन किन चीजों को हम लोग कह सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं बच्चे के ऊपर, वो सारे टूल्स आपके इसमें आ जाएंगे। किस प्रकार से बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और क्या उसका हम लोग कह सकते हैं कि कितना बच्चे को आता है, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो हम लोग बच्चे के लेवल को इसमें जानते हैं। वर्तमान स्तर का आंकलन, जिसमें आप लोग आईडीडी का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एमडीपीएस, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, मद्रास डेवलपमेंटल, हिंदी में लिख रही हूं अभी, डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। आप लोगों को लिखने का रीजन ये था इसका, बिकॉज ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म में, करिकुलम में ये पूछे जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाती है। एफएसीपी टूल है क्या, वो तो नहीं है, या बेसिक एमआर है ना। तो ये सारे टूल्स का यूज करते हुए आप बच्चे का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अब हमने क्या किया, बच्चे का असेसमेंट कर लिया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, बच्चे के लिए गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण, कि हम लोग बच्चे के लिए किन किन गोल्स को सेलेक्ट करेंगे, उसका हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अब ये तो हमारी लक्ष्य निर्धारित तक हमारी क्या है, पार्ट ए में आए। पार्ट बी अब आ रहा है आपका कंपोनेंट्स में ही, भाग ब। ये आप लोगों को इतना डिटेल में बताने का रीजन, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टॉपिक। आप लोगों के लिए मैंने डिटेल में आईईपी पर ही एक वीडियो बनाई है पूरी, तो प्लीज आप उसको भी एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी है। विदाउट आईईपी आप लोग, अगर आप आईईपी नहीं जानते हैं तो आप कभी भी एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर नहीं बन सकते, आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो प्लीज आप उस वीडियो को भी फॉलो कर लीजिएगा, देखिएगा एक बार। पार्ट बी भाग ब में अभी कौन कौन से आ रहे हैं, हमारे गोल आ रहे हैं हमारे, कि जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किए। अब गोल में भी हमारे क्या आते हैं, 2 टाइप्स के गोल्स रहते हैं हमारे। एक तो हमारे क्या रहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य, एंड शॉर्ट टर्म हम बोलते हैं इसको कि लघुकालिक। स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता है कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या है तो शॉर्ट टर्म क्या है। लॉन्ग टर्म आप लोगों को बता दूं कि ये एनुअल गोल्स होते हैं, जिसको आप 1 वर्ष के लिए लेते हैं। आप लोग 8, 10 या 12 जो भी गोल्स ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्राथमिकता के आधार पर आपने 10-12 गोल्स को लिए, और उन्हीं में से हम लोग क्या करते हैं, लघुकालिक जो छोटे हमारे हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, 2 या 3 वटेवर जो भी आपके फैकल्टी कहेंगे, तो आप 3 या 4 गोल्स लेते हैं, जो 3 मंथ्स के लिए हमारे रहते हैं, 3 महीने के लिए हम लोग लेते हैं। तो ये गोल्स आ गए आपके।
अब गोल्स को सेलेक्ट करने के बाद पार्ट बी में ही हम लोग क्या करेंगे, करंट लेवल जानेंगे। करंट लेवल हमने शॉर्ट टर्म गोल्स को सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे के लिए राइटिंग का लिया, 1 to 5 तक राइटिंग लिया। अब मैं बच्चे को लिखना सिखाना है तो उसके लिए मैं वर्तमान स्तर बच्चे का देखूंगी कि क्या क्या है, उस जो भी हमने गोल लिया उससे रिलेटेड प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है, पहले से बच्चे में क्या ज्ञान है जो उसमें है, पूर्व ज्ञान को हम जानते हैं वर्तमान स्तर में। अब इसमें हमारा क्या क्या आता है कि हम लोग बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, आंखों का और हाथों का समन्वय, ये हम लोग देखते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाथों और आंखों का समन्वय। ये हम लोग किसके लिए, ओनली मैंने गोल बोला कि लिखने के लिए 1 to 5 तक लिखना लेना है। अब इसके बाद में ग्रिपिंग पावर ऑफ चाइल्ड इज गुड, कि आपके जो ग्रिपिंग पावर है वो क्या है, सही है, या फिंगर कोऑर्डिनेशन क्या है, सही है। चाइल्ड इज एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, कि बच्चा निर्देशों को फॉलो करता है। अगर बच्चा इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो नहीं कर पाता है तो पॉसिबल नहीं होगा कि बच्चे के लिए हम जो भी गोल ले रहे हैं वो सही है। एंड लिखना सिखाने के लिए ही फाइन मोटर स्किल इज गुड, जिसमें हम बोलते हैं सूक्ष्म कौशलों को या करने में सक्षम है। तो इस तरह से हम लोग करंट लेवल में जो भी टास्क से संबंधित हमारी एक्टिविटीज है उनको ले सकते हैं। अब करंट लेवल वर्तमान स्तर को जानने के बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज योर टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण हम लोग कहते हैं। पार्ट बी में ही आ रहा है कि हमने बच्चे के लिए गोल को ले लिया, हमने देख लिया कि बच्चे का करंट लेवल क्या, वर्तमान स्थिति क्या क्या है, कि बच्चा एबल है। अगर बच्चे का ग्रिपिंग पावर सही है देन हम उसको लिखना ले सकते हैं। अगर बच्चा पेन को भी होल्ड नहीं कर पाता है, इट मीन्स कि आपको बच्चे के लिए टास्क क्या लेना पड़ेगा, पेन को होल्ड करना है ना। तो अब टास्क एनालिसिस क्या है, टास्क एनालिसिस हम लोग कह सकते हैं कि क्या एक टीचिंग स्ट्रैटेजीज है। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में सिंपल और इजीएस्ट वे में हम लोग टास्क को डिवाइड करते हैं, यानी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, छोटे छोटे भागों में सिंपल और इजीएस्ट वे में टास्क को डिवाइड करना क्या है, हमारा टास्क एनालिसिस है। एंड इसके बाद में हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में विशिष्ट उद्देश्य। जब हम स्पेशल बच्चों के साथ करते हैं काम तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या रहते हैं कि जब भी कंडीशन दी जाती है कि जब भी बच्चे को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा या 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उसके उपरांत बच्चा 1 to 5 तक, जैसे 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद बच्चा 1 to 5 तक जो भी गिनती लिखना या काउंटिंग लिखना सीख जाएगा 80% परिशुद्धता के साथ। 80% एक्यूरेसी हम लोग कहते हैं, एक्यूरेसी परिशुद्धता के साथ टास्क को करना सीख जाएगा। आफ्टर 15 डेज ट्रेनिंग, 15 दिन के सेशन लेने के बाद में बच्चा सीख जाएगा। एंड TLM यूज्ड आता है हमारा, TLM यूज्ड, उसमें जो भी TLM आपने, TLM को हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग, फुल फॉर्म इसकी लर्निंग मटेरियल शिक्षण सहायक सामग्री को हम TLM कहते हैं। जो भी आप बच्चे के लिए, वेदर आप बच्चे को चार्ट पेपर यूज में ला रहे हैं, कॉपी पेन यूज में ला रहे हैं, या फिर आप व्हाइट बोर्ड यूज में ला रहे हैं, प्रोजेक्टर को यूज में लाया, आप कुछ भी सामग्री को, कंक्रीट मूर्त रूप से वस्तुओं को यूज में ला रहे हैं, वो सारे आपके TLM में आ रहे हैं। एंड इसके बाद में हमारे क्या आता है, टास्क एनालिसिस के बाद में प्रोसीजर, प्रक्रिया,
कि बच्चे को जब आपने टास्क को लिया तो स्टार्टिंग से कि टीचर बच्चे को क्या एकांत में लेकर के आया और जो भी प्रोसेस को उसने टीचर ने दोहराया और बच्चे ने भी उसको इमिटेट करते हुए या दोहराते हुए सीखा, वो सारा प्रोसीजर हमारा इसमें आ जाएगा। इवैल्यूएशन हमारा क्या आता है, मूल्यांकन। पार्ट बी में ही आ रहा है मूल्यांकन कि हमने बच्चे को जब 15 दिन का प्रशिक्षण लिया तो डे 1 में बच्चे का लेवल कितना था, हो सकता है 0 था या 10% था। सेकेंड डे में बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुआ तो उसमें 10% आया, थर्ड में अगर हुआ तो 30% आया। तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, यानी बच्चे को जो भी आप सिखा रहे हैं वो क्या हो रहा है, बच्चा धीरे धीरे उसको सीखता जा रहा है ना। अब ये तो हमने क्या पढ़ा, आईईपी के कंपोनेंट्स पढ़े। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन लूंगी। क्वेश्चंस तो मेरे पास में भी बहुत सारे हैं जिनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो ज्यादा लंबी ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी चली गई है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करूंगी। आफ्टर दैट जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं पार्ट बी में, वीडियो के सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी, तो आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा और उसमें क्वेश्चंस जो भी आपके बच जाएंगे उनको मैं उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिन भी हमने डिप्लोमा बीएड के मैं बच्चों को पढ़ाती आ रही हूँ, बीएड के इवन एमएड के स्टूडेंट्स का भी, तो सबके सिलेबस में ही है वैसे, तो इसको आप पक्का करके जाइएगा फॉर योर एग्जाम कि करिकुलम के सिद्धांत क्या क्या है, या पाठ्यक्रम के सिद्धांत के बारे में अभी हम जानेंगे के सिद्धांत। पाठ्यक्रम के सिद्धांत में अगर हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिद्धांत है जिनको ध्यान में रखते हुए हमें जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। फर्स्ट वन इसमें आता है गोल ओरिएंटेड। स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम जब पूछा जाता है तो प्लीज आप फाइनल पेपर में आप थोड़ा सा मीनिंग लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। डोंट थिंक कि आपको तो ओनली प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन आप उसके बारे में जो भी करिकुलम क्या होता है, मीनिंग क्या है, या फिर डेफिनेशन आप लिखते हैं तो आप लोगों को और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो प्लीज आप उसको जरूर लिखिएगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मीनिंग आप उसमें जरूर ऐड कीजिएगा और डेफिनेशन हो सके उसको भी लिखिए। फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल्स पे आइएगा। गोल ओरिएंटेड, अब प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेड की हम बात करते हैं, लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। ये किसके सिद्धांत हैं, हमारे पाठ्यक्रम के हैं कि करिकुलम शुड बी गोल ओरिएंटेड। हम लोग ऐसे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं मैं बोल रही हूँ उसको आप लिख सकते हैं, करिकुलम शुड बी गोल ओरिएंटेड, यानी जो भी हम पाठ्यक्रम बनाए वो क्या होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हम कोई भी ऐसी टास्क नहीं लेंगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं लेंगे जिनसे बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिले, या फिर हमारा जो टारगेट बिहेवियर है, लक्ष्य जो व्यवहार है वो हम अचीव ना कर पाए। तो एक्टिविटीज हम लोग वही लेंगे जो लक्ष्य निर्धारित हो। एंड अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए, करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू एज, आयु के अनुरूप। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, आयु के अनुरूप पाठ्यक्रम में हम जितनी भी एक्टिविटीज को लेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, बच्चे की एज के अप्रोप्रिएट लेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे की एज तो क्या है छोटे, हम लोग कह सकते हैं कि कम आयु का बच्चा है, एज का बच्चा है और उसके लिए एक्टिविटीज हम बड़े बच्चे के समान ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे बच्चे की यदि एज हम लोग कहते हैं कि अगर 14 इयर्स का बच्चा है तो उसके लिए गोल क्या रहेगा, शेविंग करना रहेगा, या कोई लड़की है तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन रहेगा। इंस्टेड ऑफ कि हम बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, पर्सनल एरिया में नोज क्लीन करना ही ले रहे हैं। कुछ सिवियरिटी वाले बच्चे हैं, गंभीरता लेवल वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम पर्सनल एरिया से गोल्स लेंगे जो एज पर उनके नीड रहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि बड़े भी हो गए हैं बट फिर भी हमें लोअर लेवल के गोल्स लेने पड़ते हैं। बट जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है हमें चाहिए कि हम बच्चे के अनुरूप ही हम लोग बच्चे के लिए गोल को सेलेक्ट करें। एंड अकॉर्डिंग टू नीड,
यानी कि करिकुलम शुड बी नीड अप्रोप्रिएट, कि बच्चे के लिए जो भी हम लोग गोल लेंगे वो क्या होना चाहिए, आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। बच्चे के लिए हम पाठ्यक्रम क्या करेंगे, बच्चे के लिए मतलब हम लोग बच्चे की आवश्यकता को, ऐसा नहीं हो कि बच्चे की जो नीड्स है उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। अभी जैसे मैंने बोला कि बच्चे का अगर फाइन मोटर स्किल सही नहीं है और हम बच्चे के लिए एड्रेस लिखना ले रहे हैं तो वो गलत होगा। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हमें लेना है कि पहले बच्चे को फाइन मोटर स्किल को हम लोग कह सकते हैं कि पहले उसको एडेप्टेशन के थ्रू फाइन मोटर स्किल को डेवलप करेंगे, देन फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके आवश्यकता के जो भी हमें लग रहा है कि उसकी आवश्यकता नहीं है उसके बाद में हम उनको सेलेक्ट करेंगे। हम बच्चे की आवश्यकता को देखेंगे, या हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, पर्सनल एरिया से हम लोग गोल्स को लेंगे। बच्चे को खाना खाना नहीं आता है और हम सोचे कि हम बच्चे को एकेडमिक एरिया से गोल ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, गलत होता है। हम पहले बच्चे की प्रायोरिटी क्या रहती है कि पर्सनल व्यक्तिगत एरिया में वो ट्रेंड हो, देन फिर हम उसके लिए अदर एरिया से लेते हैं। अब करिकुलम शुड भी हम लोग कह सकते हैं कि करिकुलम क्या होना चाहिए आपका, चेंजेस एज पर टाइम, चेंजेस एज पर टाइम, समय समय पर परिवर्तन। समय समय पर परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि मैंने आज को कोई करिकुलम पाठ्यक्रम बनाया बच्चे के लिए और कल को मैं चेंज कर दूं, नो। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमें वक्त की, हम लोग कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो डिमांड आ रही है उसके बेसिस पे होना चाहिए, हम लोग कहते हैं अप टू डेट होना चाहिए, आज के तौर का होना चाहिए। हम पुरानी चीजों को लेकर के चले हैं तो वो सही नहीं रहता है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग मैं जैसे नीचे बैठ करके खाना खा रही हूँ और मैं बच्चे को भी उसी तरह से खिला रही हूँ तो वो गलत है। मेरे को चाहिए कि बच्चा किस एनवायरनमेंट में किस तरह से खाना खाता है। अगर बच्चा स्पून से खाना खाता है तो उसको स्पून से मैं खाना खाना सिखाऊंगी, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं तो हाथ से खाती हूँ, मैं बच्चे पे भी वही थोप दूँ। एंड इसके बाद में क्रिएटिव होना चाहिए, करिकुलम शुड बी क्रिएटिव। इंग्लिश में लिख सकते हैं आप कि करिकुलम शुड बी क्रिएटिव, कि सृजनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हम ऐसे वेरियस एक्टिविटीज को देंगे, स्पेशल एजुकेटर हर किसी को चाहिए जो विशेष अध्यापक है कि नई नई एक्टिविटीज को पाठ्यक्रम में शामिल करें, सो दैट बच्चा भी क्रिएटिव, हम लोग कह सकते हैं कि क्रिएटिव वे में आप बच्चे को क्या है उसके इंटरेस्ट को, उसके मोटिवेशन लेवल को बनाए रखें, सो दैट वो लर्निंग के लिए क्या हो, रेडीनेस उसमें बनी रहे। अब इसके बाद में हम लोग कहते हैं कि करिकुलम शुड बी इंटीग्रेटेड। आप हेडिंग्स को प्लीज, आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो हेडिंग को प्रॉपर वे में डालना। करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज, या फिर अकॉर्डिंग टू नीड लेवल, या फिर करिकुलम शुड बी चेंजेस एज पर टाइम। इस तरह से आप डालेंगे, फिर इलेबोरेट उसको करिएगा तो देन यू विल गेट गुड मार्क्स। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम की हम बात करते हैं कि करिकुलम शुड बी इंटीग्रेटेड। हम लोग सिंपल सी जिसमें क्या कहते हैं, समाकलित मतलब कि इसमें क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि जो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे, शारीरिक, मानसिक, हम लोग इमोशनल, सोशल, हम लोग सभी हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेट करना है। सभी एरिया से हमें क्या करना है, बच्चे के लिए एक्टिविटीज को लेना है जिससे बच्चे का क्या ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। करिकुलम शुड बी हम लोग लिख सकते हैं, शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। मे बी राइटिंग आप लोगों को थोड़ी पुअर लगे मेरी, हैंसिव, कि विस्तृत होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, जिसमें आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज आनी चाहिए, कौन कौन सा एरियाज आपके आने चाहिए, योगा, म्यूजिक, मेडिटेशन का हम लोग ले सकते हैं, एकेडमिक एरिया का हम लोग ले सकते हैं
कि हर तरह का विस्तृत रूप से हम लोग डांस संबंधी जो भी एक्टिविटीज है, म्यूजिक के एरिया से है, योगा संबंधी जो एक्टिविटीज है, उन सबको क्या करना है, हमें शामिल करना है, विस्तृत रूप होना चाहिए पाठ्यक्रम का। एंड इसके बाद में हम लोग यदि बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, कि बच्चे का क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि सार्वभौमिक विकास पर आधारित होना, कि जो भी एक्टिविटीज को हम बच्चे के लिए दें, ऑलराउंड प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, सार्वभौमिक विकास पर आधारित। इसमें बच्चे का क्या हम लोग कह सकते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का उन एक्टिविटीज को शामिल करना है जिससे बच्चे का हम लोग कह सकते हैं कि सार्वभौमिक विकास हो, उसके हर पक्ष से, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सोशल, रिक्रिएशनल, ये सारे एरियाज का बच्चे का क्या हो, विकास हो। अप टू डेट होना चाहिए करिकुलम, आज के दौर का होना चाहिए करिकुलम में। हम ऐसे नहीं है कि हम वही सेम चीज में बोलोगे कि जैसे आजकल हम लोग आईसीटी का यूज करें, तो आईसीटी बेस्ड एक्टिविटीज को हम बच्चे के लिए लें सो दैट वो उसका यूज कर सके। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही जरूरी रहते हैं। बट आज की ये वीडियो बहुत ही लंबी जा रही है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, बट मैं आप लोगों को कल पार्ट बी इसी आपके पेपर से मैं और कुछ आपके फुल फॉर्म्स को भी लेने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मैंने 3-4 वीडियोस ऑलरेडी आपके पेपर में जो फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं उस पर ले लिए हैं, बट इस पेपर से कौन सी और फुल फॉर्म्स है जो इम्पोर्टेंट रहेगी, उसके लिए आई ट्राई कि मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। अदरवाइज मैं आप लोगों को पार्ट बी में जो आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम विकास पेपर है आपका करिकुलम डेवलपमेंट का, उसमें और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को मैं कल के पार्ट बी में बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स अ लॉट।